नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संगम वंश को पढ़े। संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की हत्या मल्लिकार्जुन का पुत्र प्रौढ़ देव राय ने करा 1485 में। ठीक है, और 1485 में वो गद्दी पर बैठता है। उसी समय चूंकि वो अपने पिता की हत्या कर देता है, तो हत्या के बाद विजयनगर साम्राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर चंद्रगिरी का जो गवर्नर है, कौन है? सालुक नरसिंह। चंद्रगिरी का गवर्नर सालुक नरसिंह है। उसने क्या करा? उसने जो है इसका लाभ उठाकर, अराजकतापूर्ण माहौल का लाभ उठाकर विजयनगर के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेता है या अधिकार कर लेता है तथा एक नए राजवंश की स्थापना करता है। और इस विजयनगर राज्य पर जो बलपूर्वक अधिकार करा जाता है, वो जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रथम बलापहार के नाम से घटना जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नरसिंह, सालुक नरसिंह सालु वंश की क्या स्थापना करता है। और सालुक राजवंश का जो शासन काल है वो 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक है। ठीक है, सालु नरसिंह 1485 में दिल्ली पर बैठता है और 1490 में उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसके उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी को पढ़ेंगे। ठीक है, सालु इसका शासन काल है 1485 से 1505 ईस्वी। ठीक है, आज हम लोग, चूंकि हम लोगों ने सालु नरसिंह को पढ़ लिया था, आज हम उसके क्या उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तराधिकारी को पढ़ेंगे। अब देखेंगे सालु नरसिंह के दो पुत्र हैं। कौन? तिस्मा और इम्मादी। दो पुत्र हैं। कौन कौन? तिस्मा, दूसरा कौन है? इम्मादी। ये दो पुत्र किसके हैं? नरसिंह के। ठीक है, दो पुत्र हैं। आप देखेंगे कि नरसिंह की मृत्यु के बाद दोनों पुत्र क्या थे? अल्पायु के थे, अवयस्क थे। सालु नरसिंह का जो सेना नायक था, कौन? नरसा नायक। कौन था? सेना नायक जो था, सेना नायक कौन था? नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक जो है क्या, इन दोनों लोगों का संरक्षक बनता है। ठीक है, अब देखेंगे अवसर पाकर नरसा क्या करता है? अवसर पाकर नरसा पूरी सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। पूरी सत्ता जो है किसके हाथ में चली जाती है? सालु नरसिंह के सेना नायक नरसा नायक के हाथ में। आप देखेंगे पहले तिमसा का राज्याभिषेक किया गया। किसका? तिमसा का। पहले तिमसा का राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, किंतु कुछ समय पश्चात उसके एक शत्रु ने क्या करा? तिमसा की हत्या कर देता है। किसके शत्रु ने? चाहे आप यहां कह सकते हो तिमसा के शत्रु ने, चाहे आप कह सकते हो कि नरसिंह, सालु नरसिंह का शत्रु था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद इसके छोटे भाई, तिमसा के छोटे भाई इम्मादी, इम्मादी का जो है, इम्मादी नरसिंह के नाम से, इसका नाम इम्मादी है लेकिन आगे जोड़ता है क्या? नरसिंह। इम्मादी नरसिंह के नाम से क्या करता है? गद्दी पर बैठाया जाता है।
ठीक है। ये जो इमाद नरसिंह है, ये क्या है, यह वयस्क होने पर उसके संरक्षक कौन, जब यह वयस्क हो जाता है कौन, इमाद, क्या होता है, वयस्क हो जाता है। जब वयस्क होता है तो क्या होता है, नरसा नायक, जो इसका क्या था, संरक्षक था, और कहीं कहीं इमाद लिखा है, कहीं कहीं इमाद लिखा है, इमाद नरसिंह, ये दोनों में क्या होता है, दोनों में विवाद हो जाता है। ठीक है, दोनों में विवाद हो जाता है। और आप देखेंगे शासन की पूरी शक्ति नायक के हाथों में केंद्रित थी उस समय, किसके, नायक, नरसा नायक के हाथों में शासन की, पूरा शासन का केंद्रीकरण जो है किसके हाथों में था, नरसा नायक के हाथों में है। तो आप देखेंगे नरसा नायक के हाथों में, इसलिए उसने क्या किया है, इमाद नरसिंह को बंदी बना लेता है। क्या करता है, इनको, जो वहां के राजा हैं इमाद, इनको क्या करता है, इनको बंदी बना लेता है। और बंदी बनाकर क्या करता है, पेनु कोंडा, क्या करता है, पेनु कोंडा के किले में क्या करता है, पेनु कोंडा के किलों में इनको क्या करता है, नजर बंद कर देता है। ठीक है, नजर बंद कर देता है। अब देखेंगे कि नरसा नायक जो है अपने अगले 12-13 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन के, कितना, 12-13 वर्षों तक सफलतापूर्वक जो है ये शासन करता है। लेकिन आप देखेंगे कि 1498 ईस्वी में, कब, 1498 ईस्वी में उसने बीजापुर के आदिल खां को पराजित किया। किसको, बीजापुर के आदिल खां को पराजित किया। किसने, आदिल खां को किसने पराजित किया, नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक ने आदिल खां को पराजित किया 1498 ईस्वी में। सुदूर दक्षिण में, ऐसा कह सकते हैं, सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य और चेर शासकों, कौन, चोल, ध्यान दीजिएगा, चोल, पांड्य और कौन, चोल, पांड्य, चेर, चोल, पांड और चेर, ये क्या करते हैं, ये जो है इनके शासकों ने क्या किया, विजयनगर की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिए इनको बाध्य कर दिया। ठीक है, विजयनगर की प्रभुसत्ता को जो क्या करते हैं, यहां के राजा, कहां, चोल, पांड और चेर के राजा जो है प्रभुसत्ता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आप देखेंगे उसने बीदर और कासिम बारिद, किसको, बीदर, सॉरी, हाँ, बीदर के कासिम बारिद, कौन, बीदर के कासिम बीदर के कासिम बारिद के साथ रायचूर दोआब के अनेक किलों पर क्या करा, अधिकार कर लिया। ठीक है, रायचूर के अनेक किलों पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता। कौन करता है, नरसा नायक। आप देखेंगे कि 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह, अब आप देखेंगे यहां
1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र कौन है? वीर नरसिंह। वीर, ठीक है, वीर नरसिंह क्या करते हैं? इमाद नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। किसकी? जिसको इन्होंने बंदी बना के रखा था, कौन? नरसा नायक। उसकी हत्या कौन करते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं वीर नरसिंह। ठीक है, वीर 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 नरसिंह इमाद नरसिंह की हत्या करके क्या करता है? स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे उनकी हत्या करने के बाद ये स्वयं शासक बनता है और ये क्या करता है? यह करता है कि विजयनगर के तृतीय राजवंश, ध्यान दीजिएगा, वीर नरसिंह जो है, यह वीर नरसिंह क्या करता है? इमाद नरसिंह की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर में एक नए राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है और उसका नाम क्या है? तुलु राजवंश। क्या है? तुलु राजवंश। ठीक है, तुलु राजवंश की क्या करता है? ये स्थापना करता है। ठीक है, इस प्रकार ये विजयनगर का तीसरा साम्राज्य है। पहला कौन है? संगम। दूसरा कौन है? सालू। तीसरा कौन हुआ? तुलु। अब तुलु राजवंश का जो शासन काल है ये 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक। कितना? 1505 से 1500 ईस्वी तक, 1565 ईस्वी तक तुलु राजवंश का शासन चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तुलु राजवंश को। चूंकि वीर नरसिंह जो नरसा नायक का पुत्र था, वह क्या करता? वो तुलु वंश का संस्थापक था और इसने केवल मात्र 4 वर्ष तक शासन किया। कितना? 4 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि इमाद नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार करने के कारण क्या हुआ? उसके विरुद्ध साम्राज्य में असंतोष फैल गया। ठीक है, असंतोष फैलने के कारण वीर नरसिंह अपने अल्प शासन काल में क्या करता है? केवल आंतरिक विद्रोहों और बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि वीर नरसिंह ने एक उपाधि धारण करी थी। वीर नरसिंह ने इसका संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह का एक उपाधि क्या था? उपाधि इसका था क्या? भुजबल नामक जो है उपाधि इसने धारण करी थी। आप देखेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर अल्मीरा ने उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने हेतु एक समझौता किया था। कौन? पुर्तगाली गवर्नर
पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा ने जो घोड़े लाया था उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए वीर नरसिंह ने क्या करी थी, एक समझौता करा था। घोड़ा खरीदने हेतु क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे उसने विवाह कर को हटाकर किसने, वीर नरसिंह ने विवाह कर को हटाया था। पहले विवाह कर लगता था, जिसको जो है इसने क्या किया, हटा दिया तथा उदार नीति का परिचय दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, वीर नरसिंह की 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर 1505 ईस्वी में तुलू राजवंश की स्थापना कर विजयनगर की गद्दी पर बैठता है और 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय इसका जो शासन काल है 1509 से 1529 ईस्वी। ठीक है, 1509 से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय जो है विजयनगर की शासन सत्ता को तुलू राजवंश के अंतर्गत संभालता है। अब देखेंगे कि कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है, और अब ऐसा कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक अगर कोई है तो कौन है, कृष्णदेव राय है। सबसे महानतम शासक कौन है, कृष्णदेव राय है। आप देखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा में, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा क्या थी, बाबर की आत्मकथा ये पूछा गया कई बार, आत्मकथा क्या था, बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने जो 5 जिन भारतीय राज्यों का, ऐसा कह सकते हैं बाबरनामा में जो बाबर की आत्मकथा है उसमें जिन भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है उसमें से 5 क्या थे, 5 मुस्लिम हैं तथा 2 हिंदू राज्य। 5 मुस्लिम हैं और 2 हिंदू राज्य। ध्यान दीजिएगा, इनकी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य का उल्लेख और 2 हिंदू राज्य का उल्लेख। ठीक है, जो 5 मुस्लिम राज्य हैं उनमें कौन है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात।
बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात, ये 5 जो है मुस्लिम राज्य थे जिनका उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है उसमें करता है। तो साथ ही साथ 2 हिंदू राज्य, 2 हिंदू राज्य कौन? मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर जो 2 हिंदू राज्य है उसका उल्लेख करता है। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है, उस समय विजयनगर का शासक कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसने, किसने? बाबर ने। बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को क्या कहा? तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। इन सब में, ठीक है, तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया? विजयनगर के शासक किसको? कृष्णदेव राय को। ठीक है, ये पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिलान करने के लिए पूछा जाता है, या ऐसे पूछ लिया गया कि निम्न में से बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है, या किन किन किया है, या किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 5 जो है मुस्लिम राज्य हैं। कौन कौन है? दिल्ली है, ध्यान दीजिए कौन कौन है? दिल्ली, बंगाल, बहमनी, मालवा, या ऐसा कह सकते हैं बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात। बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात। और दूसरा क्या है? मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, और इन सब में सबसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया? सबसे शक्तिशाली शासक उसने बताया जो है कृष्णदेव राय को। ठीक है, आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर राज्य के क्या था? ऐश्वर्य और शक्ति का चरमोत्कर्ष था। ऐश्वर्य और शक्ति का चरमोत्कर्ष काल कहा जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि उन्मुत्तूर का सामंत शासक कौन? गंगाराम। उन्मुत्तूर का सामंत शासक गंगाराम स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था उस समय। आगे आप देखेंगे उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र का उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार था। उस समय तक बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया था, परंतु वे सभी विजयनगर के शत्रु थे। कब? जब कृष्णदेव राय विजयनगर की सत्ता पर काबिज होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि मालाबार में पुर्तगालियों ने क्या करा? कालीकट के जमोरिन की शक्ति का क्या करी? अवज्ञा कर दिया। कौन? मालाबार में ध्यान दीजिएगा, ये मालाबार में पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने कालीकट के जमोरिन की क्या करता है? जमोरिन की शक्ति की अवज्ञा कर देता है। शक्ति की
ठीक है, जमीन की शक्ति की अवज्ञा कर देता है और कोचीन व कानाकोर में अपने मोर्चेबंद कारखाने स्थापित कर देता है। पुर्तगाली कहां करते हैं? पुर्तगाली कोचीन व कानाकोर, कानाकोर में क्या करता है? कानाकोर में मोर्चेबंद कारखाने स्थापित कर देता है। मोर्चेबंद कारखाना स्थापित जो है कर देता है। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने 1509 ईस्वी में कालीकट तथा मिस्र की संयुक्त नौसेना को पराजित कर भारतीय समुद्रों में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करी। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जब 1509 में विजयनगर साम्राज्य पर शासक के रूप में स्थापित होता है तो क्या करता है? कालीकट तथा मिस्र, कालीकट तथा मिस्र की संयुक्त नौसेना को क्या करता है? पराजित कर दिया तथा भारतीय समुद्रों में भारतीय समुद्रों में क्या करा? अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया। अपनी ठीक है कर ली। अब देखेंगे कि पुर्तगाली अपनी साम्राज्यवादी ऐसा कह सकते हैं कि पुर्तगाली अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विजयनगर की सहायता करना चाहते थे। ठीक है, कौन? पुर्तगाली किसकी सहायता करना चाह रहे हैं? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सहायता करना चाहते हैं। और क्यों? अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन 1500 आप देखेंगे कि 1570 ईस्वी में पुर्तगाली अल्बुकर्क जो है अपने एक दूत फादर लुई को कालीकट के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल व मंगलोर के मध्य एक कारखाने की अनुमति मांगने के लिए कृष्णदेव राय को भेजा था। ठीक है, देखिए मैंने यहां 1527, हमने 1570 बोल दिया। ठीक है, 1527 में हाँ ठीक है, 1527 ईस्वी में पुर्तगाली कौन? अल्बुकर्क, पुर्तगाली अल्बुकर्क ने अपने एक दूत कौन? फादर लुई, अपने एक दूत फादर लुई को क्या करता है? फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजता है। क्यों भेजता है? एक युद्ध संबंधी समझौता करने के लिए। और कहता है कि भटकल और मंगलौर, कहां? भटकल प्लस भटकल व मंगलोर पर क्या? मध्य एक कारखाने की अनुमति मांगने के लिए। एक क्या करता था?
कारखाना बनाना चाहता था। कैसा कारखाना? सैन्य कारखाना। ठीक है। इसकी अनुमति मांगने के लिए किसके पास भेजा? कृष्णदेवराय के पास भेजा। आप देखेंगे कि इन सुविधाओं के बदले कृष्णदेवराय को उसने क्या करा? गोवा नगर की विजय में सहायता करने तथा घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार का वचन देता है। कहता है कि जितने घोड़े आपको चाहिए मैं सब आपको पूर्ति करूंगा, और जब आप गोवा विजय के लिए युद्ध करोगे तो उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है। किंतु आप देखेंगे किंतु कृष्णदेवराय क्या करते हैं? कृष्णदेवराय एक कुशल राजनीतिज्ञ व एक दूरदर्शी शासक था। उसने क्या करा? उसने पुर्तगाली दूत को स्पष्ट उत्तर देके वापस कर दिया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं। ठीक है। आप देखेंगे कि 1509 ठीक है, 1509-10 ईस्वी में कृष्णदेवराय की कठिनाइयों का लाभ उठाकर कौन? बीदर का सुल्तान। जब कृष्णदेवराय थोड़ी सी परेशानी में था तो बीदर का सुल्तान कौन है? मोहम्मद शाह। बीदर का सुल्तान मोहम्मद शाह क्या करता है? विजयनगर पर आक्रमण कर देता है। 1509-10 ईस्वी में बीदर का शासक कौन? बीदर का शासक कौन था उस समय? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या करता है? विजयनगर पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। आप देखेंगे कि जब मोहम्मद शाह विजयनगर पर आक्रमण कर देता है तो क्या होता है? आप देखेंगे कि विजयनगर पर जब आक्रमण करता है तो एक स्थान है क्या? अदोनी। एक स्थान है अदोनी। अदोनी के निकट क्या होता है? विजयनगर की सेनाओं ने क्या करा? अदोनी के निकट विजयनगर की सेनाओं ने, या कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय ने, विजयनगर की सेना ने क्या करा? बीदर की सेना या बीदर के शासक किसको? मोहम्मद शाह को क्या करा? पराजित कर दिया। ठीक है। अब देखेंगे इसी युद्ध में विजयनगर के शासक, इसी युद्ध में, किस युद्ध में? जब बीदर का शासक आक्रमण करता है तो उसी समय बीजापुर के शासक कौन है? बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह। कौन? यूसुफ आदिल शाह क्या करता है? यूसुफ आदिल शाह मारा जाता है। इसी युद्ध में विजयनगर का शासक क्या, सॉरी, बीजापुर का शासक कौन? यूसुफ आदिल शाह जो है मारा जाता है। ठीक है। आप देखेंगे आदिल शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर में क्या होता है? बीजापुर में अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह का जो उत्तराधिकारी था कौन? इस्माइल क्या था? अल्पवयस्क था। इसका उत्तराधिकारी कौन था?
इस्माइल था, यह क्या था? अल्पायु था या अल्पवयस्क था। ठीक है, अब देखेंगे इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेव राय ने क्या करा, 1512 ईस्वी में इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेव राय 1512 ईस्वी में कहाँ रायचूर व गुलबर्ग, कहाँ रायचूर व गुलबर्ग या गुलबर्गा, रायचूर और गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे तत्पश्चात उसने क्या किया, तत्पश्चात बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम बारिद के अधिकार से निकालकर पुनः सिंहासनारूढ़ किया। चूंकि बहमनी का शासक महमूद शाह को जो है कासिम बारिद जो क्या कर था, अपने अधिकार में मिला लिया था, उसको अपने अधीन कर लिया था। उस पर भी आक्रमण, बहमनी पर भी आक्रमण करके कृष्णदेव राय क्या करता है, कृष्णदेव राय महमूद शाह को कासिम वारिद से मुक्त कराकर पुनः उसको सिंहासनारूढ़ कर देता है और यवन राज्य अस्थानाचार्य की उपाधि ग्रहण करी। किसकी? जब वो क्या करता है, जब वह महमूद शाह को बहमनी के शासक कौन, बहमनी का शासक कौन था उस समय? महमूद शाह। महमूद शाह को किससे मुक्त करा के? बीदर के शासक कासिम बारिद से मुक्त कराकर पुनः क्या करता है, बहमनी पर सिंहासनारूढ़ कर देता है। और जब ये सिंहासनारूढ़ कर देता है तो उस समय इसको एक उपाधि प्राप्त होती है। कौन सी उपाधि है? यवन राज्य अस्थानाचार्य, यवन राज्य अस्थानाचार्य की उपाधि ग्रहण करी। अब देखेंगे गजपतियों को पराजित कर, ठीक है, उड़ीसा के गजपत मतलब उड़ीसा के गजपतियों को पराजित कर कृष्णदेव राय ने वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में लाया। किसको पराजित किया? यहां पे उड़ीसा के गजपतियों को पराजित कर वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति, मतलब कि कन्हैया की बाल मूर्ति, कृष्ण कन्हैया की बाल मूर्ति जो है विजय स्मारक के रूप में ले आया। ठीक है, बाल कृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में लेकर आता है। तथा आप देखेंगे कि विजयनगर में कृष्णा स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा की स्थापना करता है। इसका ही जो बाल कृष्ण की मूर्ति लाता है ये कहाँ स्थापित करता है? कृष्ण स्वामी मंदिर में।
कृष्ण स्वामी मंदिर में, कृष्ण स्वामी मंदिर में स्थापित करता। ठीक है, आप देखेंगे कि पुर्तगाली यात्री एडवर्डी, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली यात्री पुर्तगाली यात्री एडवर्डी बारबोसा व बारबोसा या बारबोस, एडवर्डी बारबोसा व डोमिगो पायम, कौन? डोमिगो पायम, डोमिगो पायस। ठीक है, डोमिगो पायस जो है कृष्णदेव राय के समय भारत आए थे तथा विजयनगर की यात्रा करी। इन सब विजयों के कारण ही विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, या तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बोला गया? कृष्णदेव राय को सबसे महानतम शासक किसको बोला गया? कृष्णदेव राय। ठीक है, आप देखेंगे कि इन्हीं कृष्णदेव राय की जो कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि थी, तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो भी किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में आए थे। ठीक है, तेलुगु के 8 महान विद्वान, तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें अष्टदिग्गज, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, वो भी कृष्णदेव राय के ही साम्राज्य में या उन्हीं के शासन में या उन्हीं के यहां निवास करते। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पिंडाना, अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में एक नाम क्या आता है? पिंडाना। ठीक है, पिंडाना जो है सबसे महत्वपूर्ण था या सर्व प्रमुख था, इन सब का प्रमुख था। अष्टदिग्गजों का प्रमुख जो है कौन था? अष्टदिग्गजों का प्रमुख पिंडाना था, जो संस्कृत एवं तेलुगु, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का क्या था? ज्ञाता था। दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। आप देखेंगे एक हास्पेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। किसने? हास्पेट। ठीक है, हास्पेट नामक नगर की स्थापना अपनी पत्नी के स्मृति में कृष्णदेव राय ने कराया था। अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया गया था।
जिसमें से आप देखेंगे हजारा मंदिर। कौन? जिसमें से प्रमुख रूप से हजारा मंदिर व हजारा मंदिर व विठ्ठलनाथ स्वामी, हजारा मंदिर या विठ्ठलनाथ स्वामी का मंदिर प्रमुख था। आगे आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त एक मंदिर और है। कौन? चिदम्बरम मंदिर। एक मंदिर और है, क्या? चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम नामक मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखेंगे कि 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती। कितना? 1500 ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय 1529 से 1542। इसके बाद सदाशिव, अच्युत राय के बाद सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है। बस आज इतना ही। इन दोनों को, मतलब अच्युत राय को और सदाशिव राय को, हम लोग कल पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग विजयनगर के जो चौथा वंश है, कौन? अरबीडू वंश, जिसका शासनकाल 1570 से 1652 ईस्वी तक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।